हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक एकांकी संचयन का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मातृभूमि का मान, और इसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी। बच्चों, इस एकांकी में कुल 5 मेन पात्र हैं, जिनमें पहला पात्र है महाराणा लाखा, जो मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक यानी राजा हैं। दूसरा पात्र राव हेमू हैं, जो बूंदी के शासक हैं और वे अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। तीसरा पात्र है इसमें मेवाड़ का सेनापति अभय सिंह। चौथा पात्र है वीर सिंह, जो रहने वाला तो बूंदी का है लेकिन मेवाड़ का एक सैनिक है और इस एकांकी का हीरो है। पांचवी पात्र है इसमें चारणी नाम की एक कवयित्री, जो शांति और एकता का संदेश देती है। बच्चों, ये एकांकी हमें राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के उस दौर में ले जाएगी जहां मान सम्मान प्राणों से भी बढ़कर था। ये कहानी राजस्थान के 2 प्रसिद्ध राज्यों मेवाड़ और बूंदी के बीच के संबंधों पर आधारित है। उस समय भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। मेवाड़ के स्वाभिमानी राजा महाराणा लाखा चाहते थे कि सभी राजपूत राज्य एक होकर दुश्मनों का सामना करें, लेकिन बूंदी के महाराजा राव हेमू गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी टकराव के कारण महाराणा लाखा को बूंदी के सैनिकों से हार का सामना करना पड़ा, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी हार का बदला लेने के लिए महाराणा कसम खाते हैं कि जब तक वे बूंदी का किला जीत नहीं लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। चूंकि असली किला जीतना कठिन था, इसलिए उनकी कसम पूरी करने के लिए एक नकली मिट्टी का किला बनाया गया और यहीं से कहानी में असली रोमांच शुरू होता है। मेवाड़ का सैनिक होने के बावजूद वीर सिंह अपनी जन्मभूमि बूंदी के उस नकली अपमान को भी सहन नहीं कर पाता। वह कहता है कि जहां एक भी हाड़ा जीवित है, वहां बूंदी का अपमान हो ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से सिपाही के बलिदान ने महाराणा लाखा का अहंकार चूर चूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस एकांकी का पहला दृश्य। बच्चों, पहला दृश्य बूंदी के राजमहल का है, जहां पर बूंदी के राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह कहते हैं, महाराज, हम सिसोदिया वंश वाले आप हाड़ा राजपूतों को बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। राव हेमू कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर आप ये आदेश लेकर क्यों आए हैं कि बूंदी मेवाड़ की गुलामी स्वीकार कर ले? अभय सिंह कहते हैं, महाराज, आज राजपूतों की ताकत अलग अलग बिखरी हुई है। अगर हम एक नहीं हुए तो विदेशी हमलावरों का सामना कैसे करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम सब एक केंद्र के अधीन यानी एक बड़े राजा के नीचे काम करें। राव हेमू कहते हैं, और वह केंद्र आप चित्तौड़ को बनाना चाहते हैं? अभय सिंह कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है महाराज, चित्तौड़ की पुरानी शान वापस आ गई है। महाराणा लाखा चाहते हैं कि जो राज्य पहले मेवाड़ के साथ थे, वे आज भी वैसे ही रहें। बूंदी भी तो हमेशा से मेवाड़ के सहारे रहा है। राव हेमू गुस्से में कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं अभय सिंह जी? बूंदी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। हाड़ा वंश कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी हो या मेवाड़ का महाराणा। अभय सिंह कहते हैं, लेकिन महाराज, आज सबको एक धागे में पिरोने की जरूरत है और ये काम सिर्फ महाराणा लाखा कर सकते हैं। राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात मत कीजिए। हर राजपूत को अपनी बहादुरी पर गर्व है। मेवाड़ को इतना घमंड शोभा नहीं देता। रही बात एकता की, तो हम पहले से ही एक हैं, लेकिन आप लोग उस एकता को तोड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। अभय सिंह कहते हैं, पर हमारे देश में अनुशासन की कमी है, इसलिए हम टुकड़ों में बटे हैं। राव हेमू कहते हैं, हाड़ा वंश प्यार का अनुशासन तो मान सकता है, लेकिन डर या शक्ति का नहीं। अगर महाराणा अपनी तलवार अपने ही भाइयों पर चलाना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी एक आज़ाद राज्य है और आज़ाद रहकर ही मेवाड़ का सम्मान कर सकता है। झुककर सेवा करना हमें पसंद नहीं। अभय सिंह कहते हैं, तो फिर मैं चलता हूँ। राव हेमू कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी। बच्चों, इसके बाद पर्दा गिर जाता है। पहले दृश्य और दूसरे दृश्य के बीच महाराणा लाखा को बूंदी के सैनिकों से हार का सामना करना पड़ता है, जो इस एकांकी में नहीं दिखाया गया। बच्चों, अब दूसरा दृश्य शुरू होता है, जो चित्तौड़ के राजमहल का है, जहां महाराणा लाखा युद्ध हारने के कारण बहुत दुखी और परेशान हैं। अभय सिंह अंदर आते हैं तो महाराणा लाखा उनसे कहते हैं, मैंने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास पर काला दाग लगा दिया। मुट्ठी भर हाड़ा सैनिकों ने हमें जिस तरह हराया, उससे मेरी आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची है। अभय सिंह कहते हैं, महाराणा जी, दरबार के लोग आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराणा कहते हैं, आज मैं दरबार नहीं जाऊंगा। जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से हार कर भागना पड़ा है, मेरी आत्मा मुझे कोस रही है। बापा रावल जैसे वीरों का खून मेरी रगों में है और मैं जान बचाकर भाग आया। ये बहुत शर्मनाक है। अभय सिंह कहते हैं,
लेकिन महाराज, छोटी सी बात के लिए इतना दुखी क्यों होना? हाड़ाओं ने रात के अंधेरे में अचानक हमला कर दिया था। हमारे सैनिक घबरा गए। आप तो लड़ना चाहते थे, पर हम ही आपको खींच लाए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। महाराणा कहते हैं, अभय सिंह, जिनके लिए इज्जत मायने नहीं रखती उनके लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन जो सम्मान को जान से बढ़कर मानते हैं उनके लिए ये हार जीना मुश्किल कर देती है। सुनो, मैं इस दाग को धोना चाहता हूं। अभय सिंह कहते हैं, महाराज, सैनिक आपकी एक आवाज पर जान देने को तैयार हैं। महाराणा कहते हैं, तो सुनो मेरी प्रतिज्ञा। मैं लाखा कसम खाता हूं कि जब तक मैं बूंदी के असली किले में अपनी सेना के साथ घुस नहीं जाऊंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह कहते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी के लिए इतनी बड़ी कसम? हाड़ा लोग बहुत वीर हैं, वे मौत से भी नहीं डरते। हम जीतेंगे जरूर, पर इसमें समय लग सकता है। इतनी कठिन प्रतिज्ञा मत कीजिए। महाराणा कहते हैं, सेनापति, क्या सूर्यवंश के राजा कभी अपनी बात से पीछे हटते हैं? प्राण जाए पर वचन न जाए ही हमारा मंत्र है। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। पर्दे के पीछे से चारनी गाना गाते हुए आती है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले। इसने दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। महाराणा कहते हैं, चारनी, तुम एकता की बात कर रही हो, लेकिन मैं तो दो जातियों के बीच दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। चारनी कहती है, महाराणा, आप बहुत समझदार हैं। हाड़ा लोग छोटे जरूर हैं, पर बहुत बहादुर हैं। उन्होंने हमेशा मेवाड़ का साथ दिया है। अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उन्हें माफ कर दीजिए। अभय सिंह कहते हैं, चारनी, अब बहुत देर हो गई है। महाराणा ने कसम खा ली है कि बिना बूंदी जीते वे खाना पीना नहीं करेंगे। चारनी कहती है, ये तो बहुत बुरा होगा महाराज। एक रास्ता है, हम यहीं पर मिट्टी का नकली बूंदी का किला बनाते हैं। आप उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लीजिए। महाराणा कहते हैं, ठीक है, अभी तो मैं नकली किला गिराकर कसम पूरी कर लूंगा, लेकिन बाद में हाड़ाओं को सबक जरूर सिखाऊंगा। सेनापति, नकली किला बनवाने का इंतजाम करो। सभी चले जाते हैं। चित्तौड़ के निकट जंगल में सेनापति अभय सिंह मिट्टी से बूंदी का नकली किला बनवा देते हैं। इसके बाद तीसरा दृश्य शुरू होता है, जो बनाए गए नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा है, जहां पर महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश होता है। अभय सिंह कहते हैं, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? महाराणा कहते हैं, क्यों ना बनता, निसंदेह, यानी इसमें कोई शक नहीं है। ये ठीक बूंदी किले की हुबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान के दुख में बिना सोचे जो प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह मजबूर किया जाए। अभय सिंह कहते हैं, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा कहते हैं, किंतु ये रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई हमारा पथ प्रतिरोध यानी विरोध करने वाला होना चाहिए। अभय सिंह कहते हैं, हाँ, खेल में भी तो कुछ सच्चाई आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे यानी खाली वार करेंगे। कुछ घंटे खेल ऐसा ही होगा और फिर ये मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद सेनापति अभय सिंह विरोध करने के लिए वीर सिंह को कुछ सैनिकों के साथ लगा देते हैं। सीन शुरू हो जाता है तो वीर सिंह कुछ साथियों के साथ प्रवेश करता है। तब वीर सिंह कहता है, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी कहता है, हाँ सरदार, ये हमारी जन्मभूमि बूंदी का किला है। वीर सिंह कहता है, और तुम जानते हो कि महाराणा इस किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? ये हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी कहता है, किंतु ये तो नकली बूंदी है। वीर सिंह कहता है, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि ये खेल केवल खेल नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि यानी सारी जमीन सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी कहता है, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात यानी रुकावट नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह कहता है, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर
विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि दे देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ गया है। पहला साथी कहता है, निश्चय ही, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह कहता है, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की इज्जत को कम नहीं होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। सब लोग मिलकर कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज यानी झंडा फहराने नहीं देंगे। वीर सिंह कहता है, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो किले की रक्षा की तैयारी करें। और इस पर पर्दा गिर जाता है। वीर सिंह अपने सैनिकों के साथ किले की रक्षा में लग जाता है, और असली में ही वह अपने सैनिकों के साथ मेवाड़ की सेना से युद्ध करने लगता है। चौथा दृश्य का पर्दा उठता है। चौथे दृश्य का स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार है, जहां पर महाराणा लाखा और अभय सिंह दोनों आते हैं। महाराणा कहते हैं, सूरज डूबने को आया। ये कैसी शर्म की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा फहराने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसकी मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें खाली वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु जब इन्होंने दीवार की आड़ लेकर हम पर गोली और तीर बरसाना शुरू कर दिया तो हमारी सेना भौचक्की हो गई। अब किले के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में अब कुछ ही समय की देरी है। महाराणा कहते हैं, ये भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का मौका मिलता तो मुझे जरा भी संतोष नहीं होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह कहते हैं, मैंने भी जब किले से गोली और तीर बरसते देखे तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था, और कुछ समय के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था, और मैंने स्वयं किले में जाकर वीर सिंह और उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उसे अनुरोध किया था कि तुम इस बेकार के प्रयास में अपनी जान मत दो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा कहते हैं, वास्तव में इन वीरों का जन्मभूमि के प्रति सम्मान सराहनीय है। ये मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी ही पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से तीर चला रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे शेर पैदा होते हैं। तभी जोर का धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा कहते हैं, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह की जान चली गई। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का झंडा फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह चला जाता है। महाराणा कहते हैं, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। बेकार के दंभ यानी अहंकार ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। तभी चारणी का प्रवेश होता है और वो कहती है, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। ये देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय का डंका बज रहा है। महाराणा कहते हैं, चारणी, क्यों पश्चाताप से दुखी प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत यानी बुरे मुहूर्त में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। ऐसी वीर जाति को गुलाम बनाने की इच्छा करना पागलपन है। चारणी कहती है, तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? तभी वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश होता है। महाराणा शव के पास बैठते हुए कहते हैं, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? तभी राव हेमू भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको ये जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है और ना कोई महाराजा। सारा देश के लोग
जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही लोगों पर नहीं उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ की सिसोदिया के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना सिर झुकाएं। तब सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।